नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। उच्चतम न्यायालय ने शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश और सरकारी नौकरियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण बरकरार रखा। वित्त मंत्रालय ने 14 राज्यों को राजस्व क्षतिपूर्ति के रूप में 7,000 करोड़ रुपए से अधिक का अनुदान जारी किया। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर की रूस यात्रा के दौरान व्यापार, निवेश, परिवहन सहित कई विषयों पर चर्चा होगी। विद्युत मंत्रालय ने इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्जिंग बुनियादी ढांचे को सरल बनाने के लिए संशोधित दिशा निर्देश जारी किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के G20 देशों की अध्यक्षता के रूप में कल शीर्षक, प्रतीक चिन्ह और वेबसाइट जारी करेंगे और भारतीय वायुसेना में अग्निवीर वायु की भर्ती का पंजीकरण शुरू। समाचार संध्या के साथ मैं चंद्रिका जोशी। उच्चतम न्यायालय ने 103वें संविधान संशोधन की वैधता को बरकरार रखा है। न्यायालय की 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने आज 3-2 के बहुमत से फैसला सुनाया। एक रिपोर्ट। संविधान संशोधन में प्रवेश प्रक्रिया और सरकारी नौकरियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान है। न्यायमूर्ति दिनेश महेश्वरी, बेला त्रिवेदी और JB पारदीवाला अधिनियम के पक्ष में थे। न्यायमूर्ति S रविंद्र भट्ट ने कानून को भेदभावपूर्ण और बुनियादी ढांचे का उल्लंघन बताते हुए असहमति व्यक्त की। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित ने न्यायमूर्ति S रविंद्र भट्ट की राय का समर्थन किया। जनवरी 2019 में संसद से स्वीकृत 103वें संविधान संशोधन को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई थी। उच्चतम न्यायालय ने इस बारे में 40 याचिकाओं पर सुनवाई की थी, जिसमें तमिलनाडु भी शामिल है। समाचार कक्ष से मुकेश कुमार। भारतीय जनता पार्टी ने उच्चतम न्यायालय के निर्णय का स्वागत किया है। पार्टी महासचिव BL संतोष ने ट्वीट संदेश में कहा कि गरीब कल्याण का एक और श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। उन्होंने कहा कि सामाजिक न्याय की दिशा में ये एक बड़ा निर्णय है। उच्चतम न्यायालय के फैसले पर कांग्रेस नेता उदित राज की टिप्पणी पर भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी को अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए। मैं इतना ही कहूंगा कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी, जो कि अध्यक्ष है कांग्रेस पार्टी के, उनकी ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वो पूरी तरह से स्पष्ट करें जो डॉक्टर उदित राज ने वक्तव्य दिया है, क्या ये कांग्रेस पार्टी की सोच है? कांग्रेस पार्टी के मत में क्या ये निंदनीय नहीं है? हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव का प्रचार अभियान चरम पर है। सभी पार्टियों के स्टार प्रचारक सहित उम्मीदवार प्रचार अभियान में कोई कसर नहीं छोड़ना चाह रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सभी पार्टियों के उम्मीदवार मतदाताओं को लुभाने के लिए घर घर जाकर भी प्रचार करने में जुटे हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने आज ऊना जिले के हरोली में परिवर्तन प्रतिज्ञा रैली को संबोधित किया। प्रियंका गांधी ने कहा कि केंद्र में भाजपा कार्यकाल के दौरान महंगाई और बेरोजगारी ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है, जबकि कृषि उत्पादों पर भी GST लागू किया गया है। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने आज शिमला जिले के रामपुर के दत्तानगर, कोटखाई और रोहडू में जनसभाओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भाजपा के सत्ता में आने पर ही हिमाचल में विकास हो सकता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की UPA सरकार ने हिमाचल से विशेष दर्जा और औद्योगिक पैकेज वापस ले लिया था, जो हिमाचल के साथ कांग्रेस के दोहरे रवैये को दर्शाता है। संजीव सुंद्रियाल, आकाशवाणी समाचार, शिमला। उधर गुजरात विधानसभा चुनाव प्रचार में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रमुख प्रचारकों के शामिल होने के बाद प्रचार अभियान तेज हो गया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस बार कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और सत्तारूढ़ भाजपा के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। भाजपा ने चुनाव प्रचार में लोगों से जुड़ने के लिए आज से आ गुजरात मैं बनायो छे अभियान का प्रारंभ किया। राज्य की विकास गाथा में आम लोगों की भूमिका की सराहना करने के लिए यह अभियान शुरू किया गया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत आज आणंद में परिवर्तन संकल्प यात्रा में शामिल हुए। आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने राजकोट और जामनगर में विभिन्न स्थानों पर रोड शो किया। इस बीच AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी भी प्रचार कार्य में जुट गए हैं। श्री ओवैसी ने सूरत के लिम्बायत क्षेत्र में एक जनसभा को संबोधित किया। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर जेल में बंद दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन को पद के कथित दुरुपयोग के बावजूद नहीं हटाने का आरोप लगाया है।
कुख्यात ठग सुकेश चंद्रशेखर ने जेल के भीतर सुरक्षा के लिए सत्येंद्र जैन ने बड़ी रकम ली थी। नई दिल्ली में भाजपा सांसद प्रवेश वर्मा ने कहा कि केजरीवाल ने सत्येंद्र जैन से रकम एकत्र करने के लिए कहा था। हर राज्य में जाकर जब आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है, उनके पास जो सैकड़ों करोड़ रुपए का खर्चा कर रहे हैं, वो पैसा कहां से आ रहा है? मेरा अरविंद केजरीवाल से सवाल है, पहले आप अपनी पार्टी की वेबसाइट के ऊपर में सारी डोनेशन की लिस्ट को डालते थे, अब आपने डालना क्यों बंद कर दिया? मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार और निर्वाचन आयुक्त अनूप चंद्र पांडे के नेतृत्व में निर्वाचन आयोग महाराष्ट्र के पुणे में एक विशेष कार्यक्रम में भाग लेगा। इसमें मतदाता सूचियों की विशेष समीक्षा की कठिनाइयों को उजागर किया जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। विकसित भारत के विराट संकल्प के साथ देश लगातार आगे बढ़ रहा है। इस संकल्प की सिद्धि में हमारे करदाताओं की है महत्वपूर्ण भूमिका। सभी करदाता निभाएं अपना कर्तव्य और निर्धारण वर्ष 2022-23 की अपनी आयकर रिटर्न 7 नवंबर तक ई-फाइल करें। याद रखें, उन सभी करदाताओं को जिनके खातों का ऑडिट अनिवार्य है, निर्धारण वर्ष 2022-23 की अपनी टैक्स रिटर्न 7 नवंबर 2022 तक ई-फाइल करनी होगी। ड्यू डेट तक टैक्स रिटर्न फाइल न करने पर आपको ब्याज और जुर्माना लग सकता है तथा कोई भी अनएडजस्टेड बिजनेस लॉस अथवा कैपिटल लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। अधिक जानकारी के लिए www.incometax.gov.in पर लॉग ऑन करें। प्रत्येक आय करदाता एक राष्ट्र निर्माता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में गुरु नानक जयंती के अवसर पर एक समारोह में भाग लिया। प्रधानमंत्री ने श्री गुरु नानक देव जी की 553वीं जयंती पर प्रार्थना की। ये समारोह राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरा के निवास पर आयोजित किया गया। उत्तर प्रदेश में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर रोशनी का प्रसिद्ध त्योहार देव दीपावली मनाया जा रहा है। देव दीपावली विभिन्न जिलों में राज्य की सभी प्रमुख नदियों के तट पर भव्यता के साथ मनाई जा रही है, लेकिन इस पर्व का मुख्य आकर्षण वाराणसी में है। एक रिपोर्ट। काशी में देव दीपावली के मौके पर गंगा के घाटों के किनारे हजारों श्रद्धालुओं और काशी वासियों का हुजूम लाखों दियों को जगमग करने के लिए उमड़ पड़ा। कल चंद्र ग्रहण की वजह से देव दीपावली का उत्सव आज शाम ही मनाया गया। ऐसा माना जाता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन काशी में गंगा के घाटों पर देवता स्वयं आकर दीपावली उत्सव मनाते हैं। हालांकि प्रदेश में सभी प्रमुख नदियों के किनारे विभिन्न जिलों में आज ये उत्सव मनाया जा रहा है, लेकिन काशी की देव दीपावली की भव्यता ही अलग है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने कार्तिक पूर्णिमा, गुरु नानक जयंती और देव दीपावली के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री जगदीप धनखड़ ने कहा कि भारत को गुरु नानक देव जी जैसे महान गुरुओं से आध्यात्मिक और नैतिक मार्गदर्शन प्राप्त करने का सौभाग्य मिला है। श्री नरेंद्र मोदी ने अपने संदेश में पवित्र स्नान और दीपदान से संबंधित इस अवसर पर प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में नई ऊर्जा के संचार की कामना की है। वित्त मंत्रालय ने 14 राज्यों को राजस्व क्षतिपूर्ति के रूप में 7,183 करोड़ रुपए से अधिक की 8वीं किस्त जारी कर दी है। इन राज्यों में आंध्र प्रदेश, असम, केरल, मेघालय, मिजोरम, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल शामिल हैं। कुल राशि में से 1,098 करोड़ रुपए केरल, 879 करोड़ रुपए आंध्र प्रदेश और 689 करोड़ रुपए पंजाब को जारी किए गए हैं। ये अनुदान 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार जारी किया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News Hindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के G20 देशों की अध्यक्षता के रूप में प्रतीक चिन्ह और वेबसाइट कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जारी करेंगे। भारत 1 दिसंबर से G20 संगठन की अध्यक्षता का कार्यभार ग्रहण करेगा। G20 संगठन अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का प्रमुख मंच है, जिसमें विश्व का 85% सकल घरेलू उत्पाद, 75% से अधिक वैश्विक व्यापार और विश्व की लगभग 2/3 जनसंख्या शामिल है।
विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर 2 दिन की रूस यात्रा पर मॉस्को पहुंच गए हैं। डॉक्टर जयशंकर कल मॉस्को में रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से बातचीत करेंगे। बैठक के दौरान दोनों नेताओं के बीच व्यापार, निवेश, परिवहन, लॉजिस्टिक्स, आपसी भुगतान में राष्ट्रीय मुद्रा के उपयोग और आर्कटिक क्षेत्र तथा सुदूर पूर्व रूस में ऊर्जा क्षेत्र की परियोजनाओं पर केंद्रित रहेगी। दोनों नेता संयुक्त राष्ट्र, शंघाई सहयोग संगठन और G20 के बीच आपसी प्रभाव पर बल देते हुए वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर आकलन साझा करेंगे। डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर अपनी यात्रा के दौरान रूस के उप प्रधानमंत्री और व्यापार तथा उद्योग मंत्री डेनिस मांतुरोव से भी मुलाकात करेंगे। विद्युत मंत्रालय ने इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग सुविधा के लिए संशोधित दिशा निर्देश जारी किए हैं। मंत्रालय ने कहा है कि केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के अंतर्गत एक समिति राज्य सरकार को सेवा शुल्क की अधिकतम सीमा के बारे में सुझाव देगी। समिति सेवा शुल्क के लिए दिन के समय की दर के साथ साथ सौर घंटों के दौरान चार्ज की जाने पर छूट की सिफारिश करेगी। भारतीय वायुसेना में अग्निवीर वायु की भर्ती के लिए ऑनलाइन पंजीकरण आज से शुरू हो गया है। आवेदक 23 नवंबर शाम 5 बजे तक पंजीकरण करा सकते हैं। परीक्षा अगले वर्ष 18 से 24 जनवरी तक ऑनलाइन माध्यम से आयोजित की जाएगी। 4 वर्ष के लिए सशस्त्र बलों में युवाओं की भर्ती के लिए सरकार ने कुछ महीने पहले अग्निपथ योजना को भी स्वीकृति दी थी। 17 से 23 वर्ष की आयु के युवा भर्ती के पात्र हैं। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में सभी निर्माण और तोड़फोड़ की गतिविधियों की जगहों पर एंटी स्मॉग गन लगाएगा। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति को विभिन्न स्थानों पर लगाए गए एंटी स्मॉग गन का लगातार और प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। जम्मू कश्मीर में पुलिस ने बांदीपुरा जिले में हाल ही में हुए आईईडी विस्फोट मामले में 2 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। अपर पुलिस महानिदेशक विजय कुमार ने बताया कि आतंकियों ने 2 रिमोट नियंत्रित विस्फोटक और डेटोनेटर भी बरामद किए गए हैं। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में निर्यात संवर्धन परिषद और उद्योग संघों के साथ निर्यात में क्षेत्रवार प्रगति की समीक्षा की है। इस अवसर पर श्री गोयल ने परिषद से निर्यात को बढ़ावा देने और पिछले वर्षों में दर्ज वृद्धि की गति को बनाए रखने को कहा। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं विशाल शर्मा। बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 235 अंक बढ़कर 61,185 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 86 अंक की वृद्धि से 18,203 पर जा पहुंचा। विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया 52 पैसे मजबूत होकर 81 रुपए 92 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट कच्चे तेल की कीमतें $98 प्रति बैरल के आसपास रहीं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में नर्सिंग क्षेत्र के लोगों को वर्ष 2021 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए। ये पुरस्कार नर्सों और नर्सिंग स्टाफ को उत्कृष्ट समाज सेवा के लिए दिया जाता है। पुरस्कार की शुरुआत 1973 में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने की थी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उच्चतम न्यायालय ने शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश और सरकारी नौकरियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण बरकरार रखा। वित्त मंत्रालय ने 14 राज्यों को राजस्व क्षतिपूर्ति के रूप में 7,000 करोड़ रुपए से अधिक का अनुदान जारी किया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की रूस यात्रा के दौरान व्यापार, निवेश, परिवहन सहित कई विषयों पर चर्चा होगी। विद्युत मंत्रालय ने इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग बुनियादी ढांचे को सरल बनाने के लिए संशोधित दिशा निर्देश जारी किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के G20 देशों की अध्यक्षता के रूप में कल शीर्षक, प्रतीक चिन्ह और वेबसाइट जारी करेंगे। और भारतीय वायुसेना में अग्निवीर वायु की भर्ती का पंजीकरण शुरू हो गया है। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।